हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे और कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था उसका सदिश रूप पढ़ा और आपको मैंने यह समझाया कि यह नियम गति के तीसरे नियम के अनुरूप ही होता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल, है ना, और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो बच्चों, आज आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला हेडिंग आप डालिए आज। जैसे आपसे कोई ये पूछ ले, गुरुत्वाकर्षण का नियम न पूछे, आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आपसे ये पूछ ले बच्चों। क्या पूछ ले आपसे? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या बताओगे आप? क्या आप गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दोगे? नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बताना बच्चों, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोलते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल या फिर दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बताता है? तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का नियम इस बल का मैग्नीट्यूड बताता है। बल कितना लगेगा, है ना, जी गुणा पहले पिंड का द्रव्यमान गुणा में दूसरे पिंड का द्रव्यमान और बटा में बीच की दूरी का वर्ग। ओके, चलो बच्चों, आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है तो क्या लिखोगे? दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल, है ना। किसके कारण लगता है ये? पिंडों में द्रव्यमान के गुण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे आप दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ओके, एक नंबर बात तो ये हो गई बच्चों। ठीक है, किसको बोलते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण बल? तो क्या बोलोगे? दो द्रव्यमानों के मध्य या फिर दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण की प्रकृति का बल क्या कहलाता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ओके, अब कई बार हम लोग बोलते हैं कि इस वस्तु पे गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल का मान इतना है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना है। तो हम लोग कई बार गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में भेद नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, गुरुत्वीय बल क्या होता है इसे समझते हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यदि बच्चों उन दो पिंडों में से एक पिंड हमारी अर्थ हो, एक पिंड कौन हो? हमारी अर्थ हो, तो उस बल को कौन सा बल बोल देते हैं? गुरुत्वीय बल। सॉरी, उस बल को कौन सा बल बोल देते हैं? गुरुत्वीय बल। तो लिख लीजिए बच्चों, दो पिंडों में से एक पिंड हमारी अर्थ हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं बच्चों? गुरुत्वीय बल कहते हैं।
क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमारा अर्थ है ना, पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ पिंडों पर गुरुत्वीय बल लगाता है ना। अर्थ जो द्रव्यमान के कारण बल लगाता है उसको गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि दो भिन्न भिन्न पिंड है ना, उनमें से एक पिंड भी आपका अर्थ नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहला पिंड दूसरे पिंड पर गुरुत्वीय बल लगा रहा है या दूसरा पिंड पहले पिंड पर गुरुत्वीय बल लगा रहा है। आपको बोलना होगा गुरुत्वाकर्षण बल। यदि एक पिंड अर्थ है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अर्थ पिंड पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अर्थ पिंड पर गुरुत्वीय बल लगाती है। तो अर्थ के लिए हम दोनों टर्म काम में ले सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी और इसके साथ गुरुत्वीय बल भी। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो बच्चों हेडिंग डालिए गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसको लिखा जाता है जी से। ये ग्रेविटी के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? ग्रेविटी के कारण। इसलिए इसको किससे लिखा जाता है? जी से, गुरुत्वीय त्वरण। चलो बच्चों आप ये बताओ त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? तो आंसर है कि यदि किसी पिंड पर कोई भी बल कार्य करे तो क्या होगा? उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी उसके वेग में परिवर्तन होगा, यानी उसमें त्वरण पैदा होगा। तो बच्चों ठीक ऐसे ही यदि वो बल कौन सा बल हो? गुरुत्वीय बल हो, और गुरुत्वीय बल के कारण यदि किसी वस्तु में या किसी कण में या किसी पिंड में यदि क्या उत्पन्न हो जाए? त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो उस त्वरण को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। आप इसको ऐसे समझो, जैसे आपके हाथ में बच्चों कोई वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु को आप किसी हाइट पर ले जाकर क्या करते हो? उसका फ्री फॉल करते हो, तो उस पर हमारा अर्थ गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है। उस बल के कारण उसमें त्वरण पैदा होता है, वो बढ़ते वेग से नीचे गिरना शुरू कर देती है, और वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न हुआ है। तो वो जो त्वरण है उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों लिखिए अर्थ के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण किसी पिंड में उत्पन्न हुआ त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या बच्चों? गुरुत्वीय बल के प्रभाव में किसी पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और इसको किससे लिखते हैं बच्चों? जी से। नोट लगा के लिखिए इसका मान सब जानते हो आप, कितना होता है भाई? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये बच्चों गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आपको कैसे पता लगा? यह मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो इसके लिए आप अगला हेडिंग डाल के लिखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना। 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 करते हैं, देखो तो बच्चों इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा होता है बच्चों। ये हमारा अर्थ है, ये इसका केंद्र है। अर्थ का जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है उसको मैं लिख रहा हूँ RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसका जो द्रव्यमान है इसको मैं किससे लिख रहा हूँ बच्चों? ME से यानी मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आप देखिए इस अर्थ से किसी हाइट h पर एक पिंड रखा हुआ है। किसी हाइट h पर एक पिंड रखा हुआ है और इस पिंड का द्रव्यमान m है। कितना है? m। अर्थ किस तरह से कितनी ऊंचाई पे रखा हुआ है बच्चों? h ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पे रखा हुआ है? h ऊंचाई पर। और इसका मास कितना है बोलो? m। अर्थ का मास किससे लिखा गया है? me से, है ना। और अर्थ का रेडियस बोलो क्या है बच्चों? RE। क्या है बच्चों? RE। हम लोगों को इस पिंड में जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होना है उसका मान ज्ञात करना है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से अर्थ की सतह से h ऊंचाई पर स्थित पिंड पर कार्यरत गुरुत्वीय बल निम्न होगा। बच्चों पहला पिंड अर्थ है, पहला पिंड आपका अर्थ है और ये कोई अन्य पिंड है। तो अर्थ इस पिंड को अपनी ओर खींचेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय बल। जो आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना, उसके अनुसार इस पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा जिसे मैं गुरुत्वीय बल कह रहा हूँ, कितना होगा? तो आंसर है F बराबर G गुणा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल। पहला पिंड अर्थ है तो इसका मास लिख दिया, इनटू जो आपका पिंड है उसका मास लिख दिया, बीच की दूरी का वर्ग। और दोनों पिंडों के बीच की दूरी बच्चों उनके केंद्रों के बीच की दूरी होती है। और केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? RE प्लस H। तो RE प्लस H का वर्ग करना है, बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी का वर्ग। पहला जो पिंड है उसका केंद्र है A, दूसरा जो पिंड है अर्थ उसका केंद्र बोलो क्या है? O। और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? RE प्लस H। यहाँ से यहाँ तक का दूरी अर्थ का रेडियस है RE। यहाँ से यहाँ तक का दूरी इस पिंड का हाइट है, कितना है? H। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी केंद्रों के बीच का दूरी कितना है? RE प्लस H।
और बच्चों सार्वत्रिक नियम में आता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग। और पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है उनके केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग। तो ये आ गया बच्चों आपका अर्थ के द्वारा पिंड पर जो गुरुत्वीय बल लगाया जाता है उसका मान। इसको बोल दिया मैंने 1 नंबर। ओके, अब मैं लिखने जा रहा हूं गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण m द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न हुआ त्वरण g है तो गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से पिंड पर कार्यरत बल निम्न होगा। देखो बच्चों, यह वाला जो पिंड है इसको पृथ्वी है ना गुरुत्वाकर्षण के बल से अपनी ओर खींच रही है। पृथ्वी इस पर जो बल लगा रही है उसको बोलो बच्चों, मैंने किससे लिखा हुआ है? F से। किससे लिखा हुआ है? F से। सार्वत्रिक नियम से उसका मान आ गया, देखो समीकरण 1। ठीक है, अब देखो इस बल का मान हम न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। भाई बल लग रहा है तो पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा। और मैंने ये मान लिया कि यह वाला जो पिंड है, यह वाला जो पिंड है इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है उसका मान कितना है? g। आप लोग देखो किसी भी पिंड को आप किसी भी हाइट पे ले जाके छोड़ोगे है ना, तो उस पर गुरुत्वीय बल लगेगा, उसके कारण ये त्वरित हो जाएगा, ये त्वरित हो जाएगा बच्चों, इसके वेग में परिवर्तन होगा। तो मान लो h हाइट पर नहीं, थोड़ा और ऊपर ले जाकर आपने इसको छोड़ा था, और जब ये पॉइंट A पर आता है, A पर आता है तो इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन को आपने कितना मान लिया? g। कितना मान लिया? g। अरे भाई ये बल लगेगा, बल लगेगा तो इस पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा, और वो त्वरण आपने कितना मान लिया? g। ठीक है, और g त्वरण उत्पन्न हो गया तो गति का दूसरा नियम कहता है, गति का दूसरा नियम कहता है कि इस पिंड पर जो बल लग रहा है, अर्थ इस पर जो गुरुत्वीय बल लगा रही है उसका मान क्या होगा? तो आंसर उसका मान होगा F बराबर, बोलो क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यहाँ जो त्वरण है वो बोलो कौन सा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा क्या लिखोगे? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से बच्चों F बराबर बोलो क्या आ जाएगा? m गुणा g, और इसको मैं बोल दूंगा 2 नंबर समीकरण। ये क्या है? पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल। ये आया है आपके पास किससे? सार्वत्रिक नियम से। ये भी क्या है? इसी पिंड पे लगने वाला बल है बच्चों, लेकिन ये दूसरे अप्रोच से आया है, ये गति के दूसरे नियम से आया है। लेकिन बच्चों 1 और 2 बराबर होने चाहिए, है ना भाई। ये भी m द्रव्यमान वाले पिंड पे लगने वाला बल है, और ये भी m द्रव्यमान के पिंड पे लगने वाला बल है। अलग अलग अप्रोच से आए हैं, ये सार्वत्रिक नियम से आया, ये गति के दूसरे नियम से आया। यदि ये 100 न्यूटन है तो ये भी 100 न्यूटन है। एक ही पिंड पे लगने वाला बल है, अलग अलग अप्रोच से निकाला है आपने, अलग अलग अप्रोच से निकाला है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 भाई बराबर है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है बोलो, बराबर। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, बराबर हैं, अतः इनको बराबर कर दो भाई। बराबर करो तो क्या आएगा बच्चों, बराबर करोगे तो क्या आएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा, देखो mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g गुणा mi, गुणा में क्या आएगा m और बट्टा में क्या आएगा re प्लस h, और इसका क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। देखो बच्चों, गति का दूसरा नियम कहता है यदि इस पिंड में पृथ्वी इसको खींच रही है, एक्सेलरेशन कितना आ गया g, पिंड का मास कितना है m, तो इस पे बल कितना लगेगा mg। सार्वत्रिक नियम कहता है कि ये पिंड अर्थ से कितनी दूरी पर है, अर्थ से कितनी दूरी पर है, तो आंसर है re प्लस h दूरी पर है, और इस दूरी पर है तो इस पे जो अर्थ बल लगाएगी उसका मान होगा g गुणा mi गुणा m बटा re प्लस h का वर्ग, है ना। ये सार्वत्रिक नियम से आया, ये गति के दूसरे नियम से आया है, तो पिंड पर लगने वाला ही बल, तो दोनों बराबर है, तो mg को मैंने देखो इसके क्या कर दिया, बराबर। यहां से देखो बच्चों, यहां से देखो m काट दो, m काट दो तो बोलो g कितना आ जाएगा, g आ जाएगा बच्चों g गुणा mi, और बट्टा में क्या आ जाएगा re प्लस h, और इसका क्या आ जाएगा वर्ग, और इसको मैं बोल देता हूँ 3 नंबर। बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण आ गया, लेकिन कहाँ है, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए का अर्थ से जो हाइट है वो कितना है, h। मुझे बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण का मान चाहिए पृथ्वी की सतह पर, यानी यहाँ चाहिए, ये जो पॉइंट बी है यहाँ चाहिए, और बच्चों यहाँ देख लो h बराबर 0 होगा, हाइट 0 होगा, है ना। पार्टिकल यहाँ है तो सरफेस से ये इसका हाइट है ना। जब सतह पे आ जाता है तो बोलो h बराबर क्या होगा, 0। तो भाई ये जो 3 नंबर समीकरण है ना, इसमें आप h बराबर 0 रख दो, तब ये जो g है ना ये सतह पर आ जाएगा, और अर्थ के सतह पे हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो लिखिए बच्चों, अर्थ की सतह के लिए h बराबर 0 होगा, या होता है, अतः समीकरण 3 से h0 धर दो भाई, g बराबर क्या आ जाएगा, g गुणा mi बट्टा, बोलो क्या आ जाएगा, re का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। h को मैंने 0 रख दिया, re का स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ 4 नंबर। ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चों सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। क्या आ गया, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये आ गया बच्चों। तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। बोलो बच्चों, अर्थ की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, g गुणा mi बट्टा re स्क्वायर, g गुणा mi बट्टा re स्क्वायर। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे बच्चों समीकरण 4, अर्थ की सतह पर है ये, अर्थ की सतह पर क्या है भाई, ये क्या है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है। जहां देखो बच्चों सूत्र में एक तो कैपिटल G आया है, बोलो यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या है ये, यूनिवर्सल कांस्टेंट। चलो इसका मान बताओ, कमेंट में लिखो, कैपिटल G का मान बताओ भाई। कैपिटल G का मान बताओ बच्चों, कैपिटल G का मान बताओ। कैपिटल G का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और बट्टे में क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर। mi ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, बच्चों अर्थ का मास है, और ये होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम।
आर क्या है बच्चों, अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। कितना भाई 6400 किलोमीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं, किलो होता है 10 की घात 3, 2 ये हो गए 5, 1 दशमलव ये लगा दें कितना आ जाएगा 6, तो 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। ये है अर्थ का रेडियस, ये है अर्थ का मास, और ये क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। तो लिखो बच्चों ये मान समीकरण 4 में रखकर हल करने पर, गुणा भाग करके नहीं देखना है आपको, रिजल्ट यही आना है। हल करने पर g बराबर बच्चों कैपिटल G का मान, अर्थ के मास का वैल्यू, अर्थ के रेडियस का वैल्यू आप इसमें रखोगे और इसको सरल करोगे तो ये g कितना आएगा, तो आंसर ये आएगा बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को g के ये दोनों मान याद रखने चाहिए। g बराबर क्या होता है, g गुणा me बाई आर स्क्वायर, और इसको सरल कर दोगे सूत्र के रूप में ये मान रखना चाहिए अर्थ किस तरह पे होता है ये, और इसका आंकिक मान सरल होने पर क्या प्राप्त होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ एक मज़ेदार चीज़ देखो, जो आपका बच्चों गुरुत्वीय त्वरण का मान आया है, जो आपका भाई गुरुत्वीय त्वरण का मान आया है, मेरे को आप ये लोग बताओ क्या आपको इसमें पिंड का जो द्रव्यमान था वो दिखाई दे रहा है? गौर से देखो इस सूत्र को, इस सूत्र को गौर से देखो और बताओ क्या आपको पिंड का द्रव्यमान दिखाई दे रहा है? h हाइट पे जो पिंड रखा हुआ था, देखो बच्चों ये आपका था अर्थ, ये आपका था अर्थ, इसका रेडियस कितना था आर, मास कितना था me, इसके सरफेस से h हाइट के ऊपर ये क्या रखा हुआ था m द्रव्यमान का पिंड। सूत्र में ये नहीं आया, m नहीं आया। अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास है और नियतांक है, इसका मतलब g का मान पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ चाहे आप यहाँ किसी भी मास का पिंड रख दो, बहुत हल्का रख दो, बहुत भारी रख दो, ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चों, गुरुत्वीय बल लगेगा। चाहे पिंड आपका हल्का है, चाहे पिंड आपका भारी है ना, द्रव्यमान पे उत्पन्न हुआ त्वरण निर्भर ही नहीं करता, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। सब में जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितनी होगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बताओ बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट में लिखो यस, और कहीं प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ लिखो, है ना। तो सूत्र के रूप में मान क्या रखोगे, g गुणा me बटा आर स्क्वायर। अर्थ का मास कितना 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। अर्थ का रेडियस कितना भाई 6400 किलोमीटर। और ये सारे के सारे मान जब आप इसमें रखोगे, सरल करोगे, g आपको कितना मिलेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज़ देखो, ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान आया है ये सतह पर आया है, सतह का मतलब यहाँ आया है। अब एक सवाल आपसे पूछा जाए कि चलो यहाँ मान आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ कितना है, फिर यहाँ कितना है, फिर यहाँ कितना है, फिर यहाँ कितना है, फिर यहाँ कितना है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या मान यही रहेगा या फिर बदलेगा तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसी प्रकार सतह पे आया है 9.8। यदि हम अर्थ के अंदर जाएं, जैसे हम यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, तब
क्या इसका मान यही रहता है या बदलता है? बदलता है तो किस प्रकार से बदलता है? हम लोगों को ये चीज़ें अब ज्ञात करनी है, इन चीज़ों का पता लगाना है। तो जी का मान कितना याद रखना बच्चों? जी का मान याद रखना कितना होता है? जी गुणा एम ई बट्टा आर ई स्क्वायर। ये होता है किसके कारण है? ये अर्थ के कारण। एम ई किसका मास है? अर्थ का। आर ई किसका रेडियस है? अर्थ का। जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो बच्चों पहला आर्टिकल हुआ। पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण का मान। कहाँ? सतह पर। अगला हेडिंग डाल के लिखो बच्चों, अगला हेडिंग डाल के लिखो, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक। गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित करने वाले कारक। कौन भाई? गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला कारक आपको बताता हूं। आप लिखिए नंबर 1। नंबर 1 साइज ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आकार। अर्थ का साइज। साइज का मतलब क्या होता है बच्चों? आकार। आकार। देखो बच्चों, हमारा जो अर्थ है वो बच्चों पोल पर चपटा होता है। पोल पर चपटा होता है। और जो इक्वेटर है, जो हमारा इक्वेटर है, वहाँ हमारा अर्थ उभरा हुआ होता है। पोल पर हमारी पृथ्वी चपटी होती है, इक्वेटर पर हमारी पृथ्वी उभरी हुई होती है। इक्वेटर को क्या बोलते हैं भाई? भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। पोल का मतलब बोलो क्या होता है बच्चों? ध्रुव। हमारा अर्थ पूरी तरह से ऐसे गोल नहीं होता, जैसे स्फीयर होता है ना, वैसे गोल नहीं होता बच्चों। जो आपका गोला है, उस गोले में आप चाहे यहाँ से रेडियस मापो, आप चाहे यहाँ से रेडियस मापो, बराबर आते हैं बच्चों। यदि ये वाला आर ई है तो ये भी कितना आएगा? आर ई। लेकिन हमारा अर्थ ऐसा नहीं होता, नारंगी जैसा होता है। नारंगी जैसा होता है तो अर्थ होता कैसा है? देखो बच्चों, इस प्रकार का होता है हमारा अर्थ, इस प्रकार का होता है। ये पोल्स हैं, ये पहला पोल, ये पोल्स हैं। क्या है? पोल्स। ये नॉर्थ पोल है आपका, ये भी आपका पोल है। ये कौन सा पोल है बच्चों? साउथ पोल। ठीक है। और ये आपका इक्वेटर होता है, ये आपका इक्वेटर होता है। ये सब चीज़ें शायद आप जानते हो। ये बच्चों भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर। क्या होता है ये? इक्वेटर। तो आप लोग देखो बच्चों, इक्वेटर का जो रेडियस है उसको मैं लिख रहा हूँ आर ई से, रेडियस ऑफ इक्वेटर, है ना। और जो पोल वाला रेडियस है उसको मैं लिख रहा हूँ आर पी से, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ आपको साफ नज़र आ रहा है बच्चों, आर ई जो है ना वो बच्चों आर पी से बड़ा है। और इनमें अंतर जो है ना वो 21 किलोमीटर का होता है। यानी बच्चों पोल वाला जो रेडियस है उसकी तुलना में इक्वेटर वाला जो रेडियस है वो 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 21 किलोमीटर। देखो बच्चों, पोल पर तो हमारा ये पोल, इक्वेटर, ये सब तो मैं समझता हूँ, आप जानते हो। पोल से तो बच्चों हमारा अर्थ चपटा है, दबा हुआ है। जैसे फुटबॉल लो, फुटबॉल को ऐसे आप दबा दो, है ना, तो वो अर्थ के शेप में आ जाएगा, है ना। यहाँ से तो दबा हुआ है। और जो आपका इक्वेटर है वहाँ से ये उभरा हुआ है, वहाँ से ये उभरा हुआ है। तो बच्चों ये वाला रेडियस इस वाले रेडियस की तुलना में अधिक होगा। तो इस रेडियस को बोलते हैं इक्वेटर वाला रेडियस, और इस रेडियस को बोलते हैं बच्चों पोल वाला रेडियस। अब इक्वेटर पे आपको जी चाहिए तो यहाँ निकालो, पोल पे चाहिए तो यहाँ निकालो। पोल वाला होगा उसको लिखूंगा जीपी से, इक्वेटर वाला होगा उसको किससे लिखूंगा? जीई से। अब इनके मान क्या होंगे? इनके मान क्या होंगे ये देख लेते हैं। इनके मान क्या होंगे बच्चों?
देखो बच्चों जी पी बराबर होगा जी गुणा मास का अर्थ बटा अर्थ का रेडियस, पोल पे रेडियस ये होता है ना। बेसिक फार्मूला ये काम कर रहा है। ये बच्चों अर्थ का रेडियस होता है, ये अर्थ का रेडियस होता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अर्थ का रेडियस कितना है बच्चों, आर पी, तो मैंने आर पी का स्क्वायर कर दिया, इसको बोल देता हूँ बच्चों 1, है ना। एंड जी इक्वेटर बराबर, अरे जीपी क्या है भाई, जीपी पोल पर गुरुत्वीय त्वरण है, हिंदी में लिखाऊं ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण, या समझ जाओगे। ओके, इक्वेटर पे चलो बताओ, इक्वेटर पे क्या लिखूं, फार्मूला वो रहा देखो, है ना, जी गुणा अर्थ का मास और बट्टे में क्या है बच्चों, अर्थ का रेडियस, और इक्वेटर पे जो रेडियस है वो कितना है, आर ई, तो इसको आर ई का स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों, आर ई का स्क्वायर। इसको बच्चों मैंने बोल दिया 2। कंपैरिजन करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 2 निकाल लो आप, 1 डिवाइडेड बाय 2 निकाल लो, तो बच्चों जीपी बटा जी ई, है ना। क्या आना है देखो, क्या आना है देखो, ये आ जाएगा आपके पास आर ई बटा आर पी और इसका स्क्वायर, और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 3 नंबर। अरे आ जाएगा ना ये 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों जी कट जाना है, एम ई कट जाना है, जीपी और आरपी उल्टे हैं तो जीपी बट्टा जीई, आरपी आएगा देखो इसका उल्टा, और आर ई आएगा देखो इसका उल्टा, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो एक साथ दोनों का क्या आ गया, स्क्वायर। क्या आ गया, स्क्वायर। अब इक्वेशन 3 से मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो क्या चीज़, इक्वेशन 3 से मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, देखो बच्चों इक्वेशन 3 से मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ। पोल पर हमारा अर्थ चपट्टा होता है और जो भूमध्य रेखा होता है हमारा इक्वेटर होता है ना, वहाँ से बच्चों ये उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो बच्चों इक्वेटर पर रेडियस, पोल पे जो रेडियस होता है उसकी तुलना में बड़ा होगा, और रेडियस में यदि चेंज आ गया ना तो बच्चों जी में चेंज आ जाएगा, जी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि जी किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पर। चलो देखते हैं। तो बच्चों समीकरण 3 से आपको क्या मिल रहा है, समीकरण 3 से आपको क्या मिल रहा है, समीकरण 3 से आपको मिल रहा है कि जी पी इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर है, जी पोल जी इक्वेटर से बड़ा होता है ना। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि आर इक्वेटर जो है वो आर पोल से बड़ा है, आर इक्वेटर जो है वो आर पोल से बड़ा है। ये इक्वेटर रेडियस बटा पोल रेडियस है, इक्वेटर रेडियस के देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इससे बड़ा है, तो जीपी बड़ा किससे होगा, जीई से। सीधी सीधी बात है बेटा, है ना। अर्थात अर्थ के पोल पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, या आप ऐसा लिख दो, पोल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पोल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इक्वेटर पर, कहाँ, इक्वेटर पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होता है, अधिक होता है। देखो साइज का फर्क आ गया बच्चों, साइज का फर्क आ गया। डायरेक्ट भी बता सकते थे आप, डायरेक्ट भी बता सकते थे। बट्टा में देखो बच्चों त्रिज्या का वर्ग है, जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ आपका त्वरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो त्रिज्या कम का है पोल पर, पोल पर ज़्यादा है, तो बोलो बच्चों गुरुत्वीय त्वरण कहाँ ज़्यादा होगा, पोल पर। तो बच्चों अर्थ पर यदि आप इक्वेटर से कहाँ जाओ, पोल की ओर, तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है और पोल पर अधिकतम हो जाता है। या पोल से इक्वेटर की ओर जाओ, चाहे आप इधर चले जाओ चाहे आप इधर चले जाओ, और अर्थ तो आपका 3 डायमेंशनल गोला है, यानी आप इधर चले जाओ या आप इधर चले जाओ, यानी पोल से इक्वेटर की ओर जाओगे, पोल से इक्वेटर की ओर जाओगे तो साइज बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, और इक्वेटर से पोल की ओर आओगे
तो साइज घटने के कारण गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। इसका मतलब पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न होता है। और अर्थ की यदि मैं सतह की बात करूं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है बच्चों? तो आंसर है पोल पर। कहाँ होता है बच्चों? पोल पर। ओके, तो ये प्रभावित करने वाला पहला कारक था साइज ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का आकार या पृथ्वी का आकार। इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो साइज चेंज होता है, और साइज चेंज होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ये पहला कारक था, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक, है ना। हर जगह 9.8 नहीं रहता, फिर भी देखो वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है, माइनर चेंज होती है। तो जब हम न्यूमेरिकल लिखते हैं ना तो जी का मान कितना लिख देते हैं? 9.8। और 9.8 भी नहीं, हम तो पूरा 10 लिख देते हैं भाई, पूरा 10 लिख देते हैं। बल्कि इक्वेटर से पोल पे जाओगे या पोल से इक्वेटर पे आओगे तो 0.2 का तो चेंज ही नहीं आता, 0.2 का तो चेंज ही नहीं आता, माइनर सा चेंज आता है, लेकिन चेंज आता है। ओके, इसके बाद लिखेंगे बच्चों नंबर 2, जी में ऊंचाई h के साथ परिवर्तन, ऊंचाई h के साथ परिवर्तन। यानी बच्चों सतह पे तो आपने बोल दिया कि मान कितना होता है? 9.8। कितना होता है? 9.8। अब यदि आप बच्चों अर्थ से ऊपर किसी हाइट पे जाओ तो जी के वैल्यू में कितना चेंज होगा? जी का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये सब चीज़ें हमें चाहिए। तो मैं इसके लिए एक डायग्राम बना लेता हूँ बच्चों, देखिए ये डायग्राम हम पहले बना भी चुके हैं, आपको दोबारा बनाना है। ये आपका अर्थ है बच्चों। ओके, मास लिख दो आप एम ई, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है बच्चों? आर ई। इससे एच हाइट पर, यहाँ पर, है ना, ये क्या है बच्चों? बिंदु ए। क्या रखा हुआ है? एम द्रव्यमान का पिंड। ये लो थोड़ा ऐसे कर दो इसको, ये पिंड रखा हुआ है, ठीक है। सतह से हाइट है बच्चों, ये हाइट कहाँ से है? सतह से। बोलो ये कितनी है? h। कितनी है? h। हमें h हाइट पर ये जो पॉइंट ए है, यहाँ चाहिए बच्चों गुरुत्वीय त्वरण का मान। पहले कहाँ निकाला था? सरफेस पे। सरफेस पे कितना आया था? g गुणा एम ई बटा आर ई स्क्वायर, जिसको क्या लिखा था? g। अब हमें हाइट पे चाहिए। कहाँ चाहिए? हाइट पे। कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल सा मेथड है बच्चों, बहुत सिंपल सा मेथड है। मैं लिख देता हूँ माना h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण GH है। भाई मान लेते हैं एक बार चेंज हो रहा है, अगर चेंज नहीं हो रहा तो GH है वो G के बराबर आ जाएगा। भाई पॉइंट ए के ऊपर जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण h हाइट पे, उसको मैंने किससे लिख दिया बच्चों? GH। किससे लिख दिया? GH। तो माना h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण GH है, तो पॉइंट ए पर रखे m द्रव्यमान के पिंड पर, पॉइंट ए पर रखे m द्रव्यमान के पिंड पर गति के दूसरे नियम से कार्यरत बल निम्न होगा। कार्यरत बल का मान लिख रहा हूं बच्चों, मैं कार्यरत बल का मान लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं देखो F बराबर मैं लिख रहा हूं m गुणा GH। क्या होगा? F बराबर m गुणा GH, है ना। m तो पिंड का क्या है? द्रव्यमान। और h हाइट पर जो आपका पॉइंट A है ना,
आपने यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कितना माना हुआ है, GH। तो बच्चों गति का दूसरा नियम क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास आपका m है और एक्सेलरेशन आपका क्या है, GH। आपने ऐसा लिख दिया, ओके। आपको बच्चों ये GH चाहिए, आपको h हाइट पे ये एक्सेलरेशन चाहिए, h हाइट पे ये एक्सेलरेशन चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से m द्रव्यमान के पिंड पर, m द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत गुरुत्वीय बल बोल दो या गुरुत्वाकर्षण बल बोल दो, एक ही बात है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल निम्न होगा। तो ये तो आप जानते ही हो, F बराबर है ना G गुणा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल। पहला अर्थ है इसका मास m, दूसरा पिंड इसका मास कितना है m, तो दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी यानी केंद्रों के बीच का दूरी, केंद्रों के बीच का दूरी देखो ये वाला होगा, ये वाला होगा। इस दूरी को मैं किससे लिख देता हूँ, r से, और यहाँ ये r किसके बराबर है बच्चों, re प्लस h के बराबर है। ये अर्थ का रेडियस है re, ये इस तरह से पार्टिकल का हाइट है कितना h, तो सेंटर से सेंटर का दूरी कितना हो जाएगा re प्लस h। तो इसका आपको स्क्वायर कर देना है, तो आप बच्चों इसका स्क्वायर कर दो re प्लस h, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, इसको क्या बोल दो 2। वही बात आ गई। इस पिंड पर जो फोर्स लगेगा वो ये होगा, इस पिंड पर जो फोर्स लगेगा वो ये होगा। अलग अलग अप्रोच से निकाला है, ये आया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और ये आया है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। तो बच्चों ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों क्या है बच्चों, बराबर, 1 और 2 क्या है, बराबर। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 क्या है भाई, बराबर है, बराबर है। अतः बराबर कर दो इनको, यह आएगा बच्चों m गुणा GH, क्या आएगा बोलो, G गुणा ME बट्टा M, और ये क्या आएगा re प्लस h, और इसका क्या आएगा स्क्वायर। m को m से काट दो, m को m से काट दो। आगे बात समझ में। अब बच्चों ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, है ना। आपको चाहिए क्या, h हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आया, ये आया देखो GH बराबर, ठीक है, G गुणा ME बट्टा RE स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस H बट्टा RE और इसका वर्ग। क्या कर दिया भाई मैंने, ये जो आपका हर है बच्चों, इसमें मैंने इस RE को कॉमन ले लिया, है ना। ये RE जो है वो कोष्टक में है और कोष्टक पर वर्ग लगा हुआ है। जब इस RE को बाहर निकालेंगे तो बच्चों बाहर क्या निकलेगा, RE का वर्ग निकलेगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 1, फिर प्लस, और h बट्टा RE ही आएगा क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, तो स्क्वायर अपने आप हो गया। तो भैया यहाँ से RE को कॉमन लिया गया है। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैं क्या लिखूँगा देखो, GH बराबर G गुणा, इसको मैं क्या लिखूँगा, GH बराबर G गुणा क्या लिखूँगा, 1/1 प्लस H बट्टा RE, और इसका क्या लिखूँगा स्क्वायर। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, G गुणा ME बट्टा RE स्क्वायर। ये तो सतह पर त्वरण होता है,
और जो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको किससे लिखा जाता है, जी से। ये h हाइट पर है, जी एच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h, और बच्चों जी गुणा एम ई बटा आर ई स्क्वायर, जी गुणा एम ई बटा आर ई स्क्वायर, ये क्या होता है, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी किसका मान, जी का मान। तो इसकी जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, जी। वैसे तो देखो h हाइट पे एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। और आप लोगों को बच्चों यह सूत्र भी याद रहना चाहिए, यह सूत्र भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसको आगे लिखें तो इसको लिखा जा सकता है जी एच बराबर जी। अब देखो बच्चों, ये जो चीज़ है, ये वाला कोष्टक है, ये बट्टे में, इसकी घात क्या है, 2। इसको आप ऊपर अंश में लेके जाओ, तो इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस एच बटा आर ई, और इसकी घात कितनी बन जाएगी, -2। कितनी बन जाएगी, -2। अब एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। इसको मैं हटा लेता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ एक चीज़ है, यहाँ जो आपका h है वो वेरी लेस देन आर ई होता है ना। व्यवहारिकता यदि हम बात करें तो h इज वेरी लेस देन क्या होता है, आर ई। जरूर नहीं है कि हर स्थिति में ऐसा हो, हम पार्टिकल को इतना ऊपर ले जाएं कि ये अर्थ का जो रेडियस है इसके सामने अपना वैल्यू रखने लग जाए। लेकिन जनरल पार्टिकल को आप 2 मीटर ऊपर लेके चले गए, 10 मीटर ऊपर लेके चले गए, 100 मीटर ऊपर लेके, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर ऊपर लेके चले गए, 2 किलोमीटर ऊपर जाना, समझो आप अर्थ से 2 किलोमीटर ऊपर जाना, फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। ये आर ई कितना है, ये तो बच्चों 6400 किलोमीटर है। आर ई कितना है बच्चों, 6400 किलोमीटर। कितना है, 6400 किलोमीटर। एच कितना होता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, अरे हद से हद 100 मीटर, अरे हद से हद आप 200 मीटर कर लो। तो h इज वेरी लेस देन क्या होता है, आर ई। अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ बच्चों, h हाइट पे ये एक्सेलरेशन आएगा। बच्चों एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, मैथ्स वाले बच्चे तो जानते हैं, आप लोगों को भी बताता हूँ। यदि कुछ ऐसा हो बच्चों, देखो 1 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ x हो, इसकी घात n लगी हो, और ये n चाहे आपका पॉजिटिव नंबर हो या फिर आपका चाहे नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। यदि बच्चों ये जो x है, ये वेरी लेस देन 1 हो, तब की बात होगी, तब ये चीज़ लागू होगी बच्चों। x इज वेरी लेस देन 1 है, इसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय। मैथ्स का एक थ्योरम है बच्चों, ये द्विपद प्रमेय। क्या है ये, द्विपद प्रमेय। ये तब लागू होगा जब x इज वेरी लेस देन 1 हो, यानी ये वाली राशि है ना, ये वाला राशि एक की कंपैरिजन में बहुत छोटी हो। जैसे x का मान कितना हो, 0.01, कितना हो 0.001, कितना हो 0.003, यानी ये वैल्यू 1 की तुलना में क्या होनी चाहिए, छोटी। यदि 1 प्लस माइनस x का मान आपका 2 है, या मान लो बच्चों आपका मान 200 है, या मान लो आपका 7 है, या आपका 3 है, तब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो गलत होगा। ये बाइनोमियल थ्योरम जो मैं लिखने जा रहा हूँ, द्विपद प्रमेय जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये किसके लिए होती है, जब x इज वेरी लेस देन 1 हो। तो आप इसको साइड में ऊपर हांसे में लिख भी लो बच्चों, ताकि आपको ये चीज़ आने लग जाए। तो ऊपर हांसे में लिखोगे बच्चों, आप पेज के ऊपर हांसे में लिखोगे, नोट्स बना रहे हो ना साथ में, द्विपद प्रमेय ये लिखो। क्या होता है, 1 प्लस माइनस x और इसका घात n हो, तो इसका जो सन्निकट मान है वो किसके बराबर आता है बच्चों, देखो 1 की जगह आता है 1, चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और जो घात लगा हुआ है वो घात जो है वो x के गुणा में आ जाता है। घात प्लस का है तो यहाँ प्लस का लिखेंगे, घात माइनस का है तो यहाँ माइनस का लिखेंगे। मान लो ये 2 होता तो ये आता 2x, -2 होता तो -2x आता, माइनस प्लस तो माइनस हो जाता, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। यानी घात माइनस है तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर है वो क्या होता है, 1 प्लस माइनस nx होता है बच्चों। कब जब बच्चों क्या हो, x इज वेरी लेस देन 1 हो।
x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो। ये क्या है? द्विपद प्रमेय। ये क्या है? द्विपद प्रमेय। क्या है ये? द्विपद प्रमेय। तो बच्चों यहाँ भी देखो मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से लिखूँगा GH बराबर G, मैं ऐसा लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस 2H बट्टा RE, 2H बट्टा RE। अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? तो बच्चों देखो इस बात को मैं साइड में लिख रहा हूँ, इस बात को मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। बोलो बच्चों, समीकरण नंबर 1 आया था, 1 के बाद 2 आया था, 1 और 2 को बराबर किया तब ये आ गया था। तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। MTR डायरेक्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो एक्यूरेट रिजल्ट तो ये है, एक्यूरेट रिजल्ट तो बच्चों आपका ये है। ये रिजल्ट केवल और केवल तभी वैलिड है जब एक स्पेशल इसके साथ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है बच्चों? लिखिए, चूंकि H इज वेरी वेरी लेस देन RE। जनरल होता है ऐसा। ये हाइट है, अर्थ से पार्टिकल का हाइट, ये अर्थ के रेडियस की तुलना में बहुत छोटा होता है भाई। ये तो होता है आपका, फिर बता रहा हूँ, 6400 किलोमीटर। और ये कितना होता है? 100 मीटर, 200 मीटर, बस मीटर में होता है। और वो किलोमीटर में, वो भी 6400 किलोमीटर, है ना? ये होता है। इसलिए H बट्टा RE, देखो बच्चों ये वेरी वेरी लेस देन 1 आएगा। याद करो, देखो बच्चों ये 1 प्लस ये राशि x है, एक में जो जुड़ी हुई है वो राशि क्या होती है? x। यहाँ अपना चिन्ह प्लस का है, तो एक बार आपको समझाने के लिए हटा देता हूँ माइनस वाला चिन्ह। तो ये 1 माइनस के लिए भी वैलिड है, आपको प्लस माइनस दोनों लिख रहे हैं। 1 प्लस H बटा RE आपका क्या है? x। और ये वेरी वेरी लेस देन 1 है भाई, H इज वेरी वेरी लेस देन RE है, तो H बटा RE वेरी वेरी लेस देन 1 है। और जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है तब आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो। इस तरह का कोई टर्म है उसको ऐसे लिख सकते हो, अतः द्विपद प्रमेय से, अतः द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स को टूल की तरह काम में लेंगे। ये समस्या आ गई, इसको फिर हमें सरल करना नहीं आता, लेकिन मैथ्स हमें इसका सॉल्यूशन दे देता है। और यहाँ हमें सॉल्यूशन कौन देती है? बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय के प्रसार से 1 प्लस H बट्टा RE, और इसका घात कितना है बच्चों? -2। इसका सैनिकट मान क्या होगा? 1। याद करो मैंने क्या किया था? प्लस माइनस NX, यानी जो x है उसको घात से गुणा कर देते हैं। यहाँ घात कितनी है? -2। x कितना है? H बटा RE, तो इसको -2 से गुणा करोगे, माइनस प्लस, बोलो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। और ये बोलो क्या आ जाएगा? 2H बटा RE। क्या आ जाएगा? 2H बटा RE। तो इस चीज़ को मैंने लिख दिया 1 माइनस 2H बटा RE। तो ये आ गया, ये आ गया। ये कहाँ से आया? बाइनोमियल थ्योरम से। कहाँ से आया बच्चों? बाइनोमियल थ्योरम से। तो आप लिखोगे बच्चों समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है बताओ? समीकरण 3, ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, जिससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बच्चों? मैं लिख रहा हूं, देखो, यदि आपका h इंक्रीज होगा, हाइट बढ़ेगा, तो बच्चों GH घटेगा। यानी हाइट बढ़ने पर, यानी जैसे जैसे अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। हाइट बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। क्यों कमी आती है बच्चों? सूत्र देखो, मैं इस वाले सूत्र को कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब देखो इस सूत्र को मैं यहाँ लिखता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बाइनोमियल थ्योरम आ गया, बाइनोमियल थ्योरम आ गया आपको समझ में? कमेंट में लिखो यस और नो। मैथ्स वाले बच्चे तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना? बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय 1 + - x और इसका पावर n हो, और x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो,
तो इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, 1 + -nx लिखा जा सकता है। चलो इसको देख लेते हैं भाई, इसको देख लेते हैं बच्चों। GH बराबर क्या है बोलो, G 1 - 2H और बट्टे में क्या है RE। ओके बच्चों, अब एक चीज़ देखो, यदि देखो बच्चों ये वाला क्वांटिटी, यदि बच्चों देखो ये वाला क्वांटिटी मान लो कितना हो 0, है ना, कम से कम ये कितना हो सकता है 0, तो उसके लिए GH कितना आ जाएगा, G गुणा 1 - 0। 1 - 0 का मतलब क्या आ सकता है 1, 1 को इससे गुणा करोगे बोलो GH बराबर क्या आएगा G, यानी GH ज़्यादा से ज़्यादा G के बराबर आ सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखो बच्चों 1 में से कुछ न कुछ माइनस हो रहा है। यदि बच्चों हाइट आपका बढ़ेगा यानी आप अर्थ से ऊपर जाओगे, आप बच्चों अर्थ से ऊपर जाओगे, हाइट यदि आपका बढ़ेगा तो आप मेरे को बताओ बच्चों, आप मेरे को बताओ ये वाली जो राशि है, ये वाली जो राशि है इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, हाइट बढ़ेगा तो इस वाली राशि का मान बढ़ेगा। और बच्चों जब ये वाली राशि बढ़ेगी, ये वाली राशि बढ़ेगी तो 1 - दिस यानी कोष्टक वाली जो राशि है वो क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी, और 1 से छोटी आएगी क्योंकि 1 में से घट रहा है, और घटेगी तो बोलो GH के मान में क्या आएगी, कमी, यानी GH जो है वो G से क्या आएगा बच्चों, छोटा आएगा। बड़ा तो आ ही नहीं सकता, बड़े से बड़ा G ही आ सकता है, इससे बड़ा तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब सरफेस पर मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे H बढ़ेगा, H बढ़ने के कारण बोलो GH क्या होगा, घटेगा। अरे भाई सूत्र तो पढ़ना आता है ना आपको, सूत्र तो पढ़ना आता है ना। सूत्र में साफ लिखा हुआ है GH बराबर G गुणा 1 - 2H बटा RE है। इसका मतलब GH का मान G से बड़ा होगा या छोटा होगा, G क्या है, सतह वाला गुरुत्वीय त्वरण, इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, कोष्टक वाला पद छोटा ही होना पड़ेगा क्योंकि ये पद 1 से छोटा होता है बच्चों, 1 से क्या होता है, छोटा होता है। अब H बढ़ेगा तो ये राशि घटेगी, ये घटेगी तो GH के मान में बोलो क्या आएगी, कमी आएगी, यानी G से यानी 9.8 से घटेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं कि फ्री फॉल कर दिया, फ्री फॉल किसी हाइट से करते हैं, है ना, तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 ही यूज लेते हैं। क्यों लेते हैं यूज, क्योंकि बच्चों घटता तो है लेकिन 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर इन दूरियों तक कोई ज़्यादा चैन नहीं आता, कोई ज़्यादा चैन नहीं आता, लगभग 9.8 ही बना रहता है भाई। 9.80 से 9.787878 ऐसा हो गया तो बोलो लगभग कितना है बच्चों, 9.8। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला पद देखो आप, ये वाला पद देखो क्या है, 2 गुणा H बटा RE का मतलब 6400 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 3 जीरो और लगा दो, ये मीटर। अब आप फ्री फॉल करते हो तो आप तो फ्री फॉल करते हो 2 मीटर से कर देते हो, है 4 मीटर से कर देते हो। अरे ज़्यादा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर से कर दोगे, 200 मीटर से कर दोगे, क्या हो जाएगा, देखो ये 2 जीरो खा गए आप, ठीक है। फिर भी देखो 4 बटा ये इतना बड़ा नंबर, ये लगभग कितना आएगा, 0.0000000, फिर कहीं जाके कोई नंबर आना है। इसका मतलब 1 में से आप ये चीज़ घटाओगे, 1 में से ये चीज़ घटाओगे, लगभग कितना आएगा 1। तो इस वाले कोष्टक का मान छोटे वाले हाइट के लिए लगभग कितना रहता है, 1 रहता है, 1 रहता है। लेकिन तो बेटा GH किसके बराबर आएगा, G के बराबर आएगा। इसके लिए 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर की तो दूरियां हैं अर्थ से, ये आपका अर्थ है बच्चों, अर्थ से यहाँ इस हाइट पर, इस हाइट पर, इस हाइट पर, इस हाइट पर, इस हाइट पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बोलो क्या लिख देते हैं, G लिख देते हैं। वही लिख देते हैं जो क्या होता है सतह पर। लेकिन यदि एक्यूरेट कैलकुलेशन किया जाए तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने एक तो गुरुत्वीय त्वरण के कॉन्सेप्ट को समझा, हमारा अर्थ है ना पिंडों को अपनी ओर खींचता है यानी बल लगाता है। न्यूटन कहता है भाई बल लगेगा तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, अर्थ वाला जो बल है उसको गुरुत्वीय बल बोला जाता है। उसके कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा उसको क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। हम लोगों ने उसका वैल्यू भी कैलकुलेट किया, है ना। तो वैल्यू कितना आया, वैल्यू कितना आया आपके पास, वैल्यू कितना आया बच्चों, सरफेस पे आया, कितना बोलो, सरफेस पे आया, कितना बोलो, G गुणा ME बटा RE स्क्वायर।
एम ई का, आर ई का और जी का मान आपने इस समीकरण में धरा, ठीक है। धरने के बाद, रखने के बाद ये आपको कितना मिला, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला मान मिल गया। अब आपने देखा भाई जी का मान हर जगह तो समान नहीं होता, ये आपका अर्थ है ऐसा होता है बच्चों, गोल नहीं होता है ना। ये पोल पर तो क्या होता है, चपट्टा, और बच्चों इक्वेटर पर क्या होता है, उभरा हुआ, है ना। तो भैया आपने ये बोल दिया कि हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो त्रिज्या देखो कम होती है, इक्वेटर पे होती है अधिक और पोल पे होती है बच्चों कम। तो इधर जाएंगे तो त्रिज्या घटेगी, ये त्रिज्या ये घट रही है तो बोलो ये जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो साइज का भी फर्क पड़ता है ना। यानी पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उसका जो शेप है वो कैसा है, नारंगी जैसा है। कैसा है, नारंगी जैसा है। इसके बाद आपने हाइट में चेंज देख लिया, हाइट के लिए आपको ये वाला फार्मूला मिला, यानी आपका अर्थ है जनरली राउंड शेप में मान लेते हैं, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। कितने किलोमीटर का अंतर होता है, 21 किलोमीटर का। वैसे तो 21 किलोमीटर बहुत बड़ा दूरी है, लेकिन देखो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो 6400 बोल दो या 6421 बोल दो, कोई बड़ा अंतर नहीं है। अब देखो जैसे जैसे आप अर्थ की सतह से ऊपर जाओगे तो आपका हाइट बढ़ेगा, और हाइट बढ़ेगा तो हाइट के साथ गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र देखो ये वाला आ गया। ये कह रहा है कि हाइट बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आएगी, कमी। तो आज आपने जी को प्रभावित करने वाले दो कारक पढ़ लिए, एक तो साइज ऑफ अर्थ और एक हाइट। हाइट यदि बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, है ना। पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आएगी, और इक्वेटर से पोल की ओर आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, ओके बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पूरा करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।